अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जबील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो सियासी कायदीन हैं उनको माइनस करके इलेक्शन करवाने की जो रवायत पाकिस्तान में चली है उसके ऊपर बात करेंगे। 2002 में माइनस बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हुई और इलेक्शन हुए, और फिर 2018 में माइनस नवाज शरीफ हुए, इलेक्शन हुए, और अब 2013 में माइनस इमरान खान, और फरवरी 2024 में इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान की सियासत में ये माइनस माइनस का खेल कब तक चलता रहेगा, एक ही बड़ा अहम सवाल है। और फिर माइनस इमरान खान की मौजूदगी में इलेक्शन के नताइज क्या हो सकते हैं, क्या असरात मुरतब होंगे। और फिर PMLN की जान नवाज शरीफ साहब को कहा जाता है, और इसमें कोई शको शुबा भी नहीं कि नवाज शरीफ साहब PMLN की जान है। लेकिन वो 1 महीने से ज़्यादा अरसा हुआ है पाकिस्तान आ चुके हैं, लेकिन नून लीग में जान नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब से PDM की हुकूमत से अलग हुए हैं तो अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ एक महाज़ जंग उन्होंने खड़ा किया हुआ है। जरदारी साहब मुफाहमत की पॉलिसी पे अभी भी गामजन होना चाहते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब किस महाज पर खड़े हैं और इसके पीछे असल माजरा क्या है, ये वो 2-3 सवालात हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। वजात मसूद साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, वो हमें ज्वाइन, और उनके साथ साथ सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमें इस हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं और इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। वजात साहब बहुत शुक्रिया, आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। ये पाकिस्तान में माइनस की जो सियासत है, हमने हमेशा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ना कभी उनके अदवार जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं वो पूरे करने दिए, हमने कभी हुकूमतें गिराई, कभी इस्तीफ़े लिए, कभी शहीद हुए, और अभी भी ये मामला चल रहा है। तो आपको ये नज़र आता है कि कहीं जाके कुछ थमने का नाम लेगा, और इसमें बुनियादी तौर के ऊपर सियासी जमातों का खुद अपना किरदार भी क्या होना चाहिए कि ये कल्चर पाकिस्तान की सियासत से निकल सके? बहुत अच्छा सवाल है आपका खालिद भाई। फैज साहब ने कहा था कि अमा कैसी के मौजे खूं अभी सर से नहीं गुजरी, गुजर जाए तो शायद बाजुए कातिल ठहर जाए। जो बाजुए कातिल है, इसके लिए हमें ये जानना चाहिए कि ये नहीं कि कौन सा सियासी रहनुमा माइनस किया जाता है, करता कौन है। किसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात ने 2002 के इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोट लिए थे? पैट्रियट किसने निकाली थी? MMA किसने बनाई थी? 2018 के बारे में आपने बजा फरमाया कि मियां नवाज शरीफ साहब को, बल्कि उससे पहले आप 2013 भी देख लीजिए, पीपल्स पार्टी, ANP और MQM को बाकायदा तालिबान के जरिए इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया गया था। बेनज़ीर साहबा को तो दुनिया से रुखसत कर दिया ना 2007 में। 2018 में सबके सामने है कि बड़े सियासी नतीजा क्या निकला। नतीजा जो तब निकला था वही नतीजा अब निकलेगा। वो किंग लियर कहते हैं ना, नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग। गलती जो है वो बांझ नहीं होती। अगर वो इंतखाबात जो है 2002 के या 13 के या 18 के मतलूबा नताइज नहीं दे सके और कौम को जमहूरियत के और मुआशी तरक्की के रास्ते पे गामजन नहीं कर सके, तो अगर 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात पे भी इस तरह के धब्बे नजर आए और ये तासुर अवाम में पाया गया, और अवाम देखते हैं, जानते हैं, आंख है दिल तो नहीं, सारी खबर रखती है, तो अगर उनको ये एहसास हुआ कि उनका जो मैंडेट है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ इंतखाबी नताइज में, बयान ही जैसे 2018 में कराची के लोगों का वोट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ इंतखाबी नताइज में, तो फिर भाई अंजाम भी वही होगा जो अक्टूबर 21 से अप्रैल 22 तक हमने देखा। तो मैं समझता हूं कि ये दिस इज हाई टाइम कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए। फिर से हमने एक बड़ा अच्छा स्टेप देखा था 14 मई 2006 को जब मिसाक जमहूरियत हुआ था, उसी की स्पिरिट में तमाम सियासी जमातों का, अब तो वो जो तीसरी सियासी कुव्वत खड़ी की थी, अब तो वो भी उसका, उस मेडिसिन का, उस दवा का जायका चख रही है ना। तो सियासी गुफ्तों को जानना चाहिए कि ये माइनस करने की सियासत जो है, इसमें कौम माइनस होती है, फर्द माइनस नहीं होता। तो कौम को माइनस नहीं होना चाहिए जमहूरी अमल से। दैट इज द वे आउट। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ी होती है, चाहे आपकी नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे आपकी इकनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे आपकी सोशल डेवलपमेंट हो। जिस अंदाज में हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप ये समझते हैं कि इस किस्म के जो वजात साहब भी जिसकी निशानदेही कर रहे हैं कि इस किस्म के प्रोसेस अगर हुए और आवाम को आज़ादाना तौर के ऊपर अपने हक़ राय दही या अपने पसंदीदा जमात या कायद को मैंडेट देने का हवाला ना बन सका,
तो फिर वो सिचुएशन डेवलप हो सकेगी पाकिस्तान में कि हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, स्ट्रेटजिकली और नेशनल सिक्योरिटी के तनाजुर में आगे लेके जा सकें? अहम सवाल किया आपने, और देखिए आपके सवाल के जवाब में दो पहलू हैं, एक नजरियाती पहलू है और एक हकीकी पहलू है। नजरियाती पहलू ये है, जिसका बिल्कुल अभी वजाहत मसूद साहब ने भी कहा, अगर आप पॉलिटिकल साइंस की या पॉलिटिकल फिलॉसफी की लॉजिक से बात करें तो बिल्कुल ये ठीक है बात, लेकिन मैं एक एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये बात कर रहा हूँ, जो जिसका एकेडमिक बैकग्राउंड भी है पॉलिटिकल साइंस का, वो ये है कि आप क्या एक तीसरी दुनिया के मुल्क में कोई भी इदारा या सिस्टम जो है वो पहली सफ के जो बड़ी ताकतें हैं उसी के मेयार पे परखते और चलाते हैं, और अगर नहीं तो फिर आप पाकिस्तान के सियासी निजाम से ये क्यों तवक्को करते हैं कि वेस्टमिनिस्टर स्टाइल की डेमोक्रेसी पाकिस्तान में चलेगी? आप पाकिस्तान के कौन से इदारे को, कौन सी तंजीम को, कौन से इंस्टीट्यूशन को अमेरिका या बरतानिया के मेयार पे चलाते हैं? जब आप किसी भी पाकिस्तान के या तीसरी दुनिया के इंस्टीट्यूशन को उस मेयार पे हकीकत पसंदाना अंदाज में ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद लाने में अभी तक कामयाब अगर हो गए होते तो फिर आप तीसरी दुनिया के मुल्क ही ना रहते ना। सीधी सी बात है। बुनियादी तौर पे एक जुमले में मैं कह देता हूं, क्योंकि आपने एक सवाल किया है जिसमें मुझे हकायक से ज्यादा नजरियात वाला पहलू ज्यादा नजर आता है। देखिए, बैरी बुजान साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक बड़े मशहूर पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। उन्होंने एक जुमले में डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में फर्क कर दिया है पॉलिटिकल साइंस की लॉजिक से, और वो कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री वो होता है, गौर से सुनिए, डेवलप्ड कंट्री वो होता है जिसमें अवाम ये फैसला करती है कि रियासत को कैसा होना चाहिए, और डेवलपिंग कंट्री वो होता है जिसमें रियासत ये फैसला करती है कि अवाम को कैसा होना चाहिए। तो अगर आपकी, मेरी, वजाहत मसूद साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक रियासत और हुकूमत चलाई जा रही है तो फिर आप तीसरी दुनिया के मुल्क ही नहीं है ना भाई। फिर तो आपको स्कैंडिनेविया में जैसी लाइफस्टाइल होना चाहिए, खुशहाली और तरक्की आपकी वेस्टमिनिस्टर के हिसाब की होनी चाहिए। ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है, लेकिन ये एक सफर है जो कि जिससे वजाहत साहब ने भी कहा, हमने 75 साल में बहुत कुर्बानियां दे के बतदरीज यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे है कि आपको अभी भी खदशा और तशवीश रहती है कि पता नहीं जमहूरियत चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन सैयद अली साहब, अगर हम ये देखें इस सिचुएशन में आप ये तवक्को करें कि आपकी तमाम ख्वाहिशात और उसूल पे पूरी तरह अमल हो, तो मैं ये समझता हूं कि जो रियलिटी है वो ये है कि जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन और रियासती इदारों और अवाम के दरमियान है, उसकी बिना की, उसके हकायक की बिना पे ये गैर हकीकत पसंदाना तवक्को है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है, वजाहत साहब भी इसके ऊपर कमेंट्स करेंगे, अभी भी वो कुछ कमेंट्स करना चाह रहे हैं। ये सवाल ये पैदा होता है कि जो आपने एग्जांपल दी कि डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ की, अगर रियासत और अवाम दोनों मुख्तलिफ सिमत पर आ जाएं या दोनों की राय डिफरेंट हो जाए, जैसे कि अभी हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त एक प्रैक्टिकली अगर देखें आप तो एक गालिब अक्सरियत का झुकाव या मिजाज कुछ और है और एक तरफ मिजाज कुछ और है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर हम ना तो डेवलपिंग के उस क्राइटेरिया पे आ रहे हैं, ना हम डेवलप्ड के क्राइटेरिया पे आ रहे हैं, तो फिर हमें क्या रास्ता अपनाना चाहिए? अरे मुझसे आपने सवाल किया, आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, फिर वजाहत साहब। ठीक है, मैं इस पे क्विकली इसके दो पहलुओं की जानिब जवाब दूंगा। पहला पहलू ये है कि देखें, हम बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक तीसरी दुनिया के सियासी निज़ाम पर कायम है। हमारी ख्वाहिश, तवक्को और कोशिश है कि हम पहली दुनिया के सियासी निज़ाम को अपना लें। पहली बात तो ये हकीकत है। दूसरी बात, ये एक इलेक्शन में या एक दिन में या एक गवर्नमेंट में ये सफर आप बेस्टाइल से जो आज सूरत हाल है फ्रांस के जमहूरी निज़ाम की, वहां तक नहीं उन्होंने यानी कि तय किया। आप जानते हैं कि अगर चार्ल्स डी गाल का भी तर्ज अमल या
नेपोलियन का तर्ज अमल भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आप देखें तो आपको दुख होगा कि उन नजरियात, ख्वाहिशात और कुर्बानियों के बावजूद तसलसल जो है वो वहां भी उस तरह नजर नहीं आता। ऑब्वियसली हमारी तारीख चूंकि मुख्तसर है तो हम ये नहीं इसको देखते कि बरतानिया में भी ओलिवर क्रॉमवेल साहब ने कू करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो बात यह है कि हमारा सफर 75 साल का है, बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत मसाइल हैं, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन ये तसलसल, ये सफर आप अपनी ख्वाहिशात, नजरियात के साथ साथ दानिशमंदी और मुस्तकिल मिजाजी से तय करना है। ये मेरी नाकिस राय है। वजह साहब, सर क्रॉमवेल 1660 और डिगाल फिफ्थ रिपब्लिक जो थी फ्रांस की, वो खत्म हो गई लेट 60s में फ्रांस में। दो बातें मैं भाई सैयद मोहम्मद अली साहब के जो उन्होंने इरशादात फरमाए हैं उसके एक अलग ज़ाविये से ज़रा अर्ज करना चाहूँगा। एक तो ये कि जब हमें हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने जिन असूलों पे ये आज़ाद ममलिकत लेके दी थी, क्या तब हमसे ये उन्होंने कहा था कि हम आप हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही रहेंगे और आप डेवलपिंग ही रहेंगे? उनके जो वैल्यूज थी और जिन असूलों पे हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी गैर मुल्की हुक्मरानों के खिलाफ, वो थी ही इसलिए कि यहाँ के रहने वाले यहाँ के फैसले करेंगे। पब्लिक, मैं उसके साहब को और लाखों को अहमियत नहीं देता, मैं समझता हूँ रिपब्लिक रिपब्लिक होती है। दूसरी बात यह है कि बरादर अजीज, इसी दुनिया में रहते हुए, इसी मंतके में रहते हुए, अगर इंडिया जो है वो स्पैन ओवर 72 ईयर्स तसलसल कायम कर सकता है डेमोक्रेसी का, अगर बांग्लादेश इन्हीं 15 वर्षों में जब हम प्रोजेक्ट इमरान के पीछे भाग रहे थे वो हमसे आगे निकल सकता है, अगर हमारे वाइटल स्टैट्स जो हैं पूरे खित्ते में अफगानिस्तान को छोड़ के सबसे पीछे रह जाते हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्टेट ऑफ डेनमार्क। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि हवा में, खला में, वैक्यूम में साइंसी सियासी जो ख्वाहिशात, मुतालबात होते हैं वो नहीं कायम होते, लेकिन कौम के खिलाफ जुराइम जो हैं उन्हें हम ज़मीनी हक़ाइक़ करार नहीं दे सकते। अगर एक आप जिस तसलसल की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, अगर बार बार हमारी गाड़ी में आके जो है वो गलत सम से गाड़ियाँ टकराती रहेंगी और मुसलसल कई बरस तक हमारा सियासी अमल इस तरह से मफलूज होगा कि हर तातुल जो है वो पिछली सियासी नस्ल को, पिछली सियासी जनरेशन को बर्बाद कर देगा, वो फसल उजाड़ देगा, फिर तो मेरे भाई फिर कोई अंत नहीं है इसका। समवेयर वी हैव टू से कि भाई हम यहाँ से कोर्स करेक्शन करना चाहते हैं, क्या हमने उस तरफ के सफर का आगाज कर दिया है? बदकिस्मती से मैं ये बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ सैयद मोहम्मद अली साहब कि बदकिस्मती से हमारी कौम में आज भी एक बहुत बड़ा धारा गैर जमहूरी मौजूद है, और वो सिर्फ रियासती इदारों में नहीं है, अवाम में भी मौजूद है। और हमने ये जो राय है, ये जो पब्लिक ओपिनियन है, इसको बड़ी मेहनत से बिगाड़ के यहाँ तक लेके आए हैं। मेरी राय में 60 की दिहाई में, 70 की दिहाई में हमारा सियासी शऊर आज के मुकाबले में मोर डेवलप था। उसका अगर किसी को अंदाजा करना है तो सिर्फ कंपेयर कर लीजिए कि ज़ियाउल हक को क्या मुज़ाहमत मिली थी और परवेज़ मुशर्रफ को क्या मुज़ाहमत मिली थी। जिन लोगों ने 2016 और 17 किया था उन्हें क्या मुज़ाहमत मिली थी। तो हमें समझ आती है कौम का इज्तिमाई सियासी शऊर जो है वो मेरे जैसे कहना चाहिए कि नाअहल लोगों की नातजुर्बाकारी और मुफाद परस्ती की वजह से पीछे हटा है। हम जमीनी हकायक को छुपाते नहीं, लेकिन जुराइम को हकायक करार नहीं दिया जा सकता। अच्छा, एक बुनियादी सवाल इस स्टेज पे ये पैदा होता है कि इस सेगमेंट में हमारे पास कुछ 4-5 मिनट हैं, अगर आप दोनों साहिबान 2-2 मिनट के अंदर इस चीज़ को मुझे रिस्पॉन्ड करें कि क्या हमारे यहाँ कोई एहसास है हमें कि हम अच्छा किस तरफ चले गए हैं या क्या गलती हुई है। 70-75 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। तारीख तो ठीक है 1400 साल हमारी अपनी है, उससे पहले भी बहुत बड़ी ये कायनात है, लेकिन अपनी हम इस मुल्क को भी देखें तो 75 साल एक बहुत बड़ा अरसा है। इसके अंदर बहुत सी गलतियाँ हुई, बहुत से अच्छे काम भी हुए। क्या हमें ये एहसास है जिनसे गलतियाँ हुई उनको भी कि अच्छा ये हमारी गलतियाँ, इनको अगर ठीक किया जाए तो यहाँ से भी हमें कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी एकदम ठीक करने के अंदर,
या हम ये समझ रहे हैं जो हमने गलतियां की वही हमारी स्ट्रेंथ है और उसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हम शायद ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, ज्यादा तरक्की कर लेंगे? वजह साहब आप पहले कर लें, फिर सैयद अली साहब। नहीं, पहले भाई मोहम्मद अली को बात कर लें। ठीक है, चले। देखिए, मैंने चूंकि बुनियादी जो फ्रेमवर्क में बात की थी वो मैंने कही थी कि एक नजरियाती पहलू है और एक हकीकी पहलू है। नजरियात जो हैं वो बिल्कुल वही हैं कि जो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ मुजाहिद मसूद साहब के तज़किये से कि अवाम के हकूक, उनकी तवक्कुआत, उनकी ख्वाहिशात, उनके मुतालबात बिल्कुल जो है पाकिस्तान के आईन के मुताबिक हैं और होने चाहिए, लेकिन ये नॉर्मेटिव पहलू है। जो हकीकी पहलू है वो ये है कि हमने नजरियात और ख्वाहिशात और तवक्कुआत से हक को हकायक के करीब लाना है। अच्छा, अब मैं आपसे इस बात पे भी एग्री करता हूं कि हकायक जो हैं बदकिस्मती से नजरियात और ख्वाहिशात पे ज्यादा असरअंदाज होते हैं। शायद नजरियात और ख्वाहिशात हकायक पे इतना ज्यादा तसलसल के साथ असरअंदाज नहीं होती जितना कि उसको होना चाहिए। ये बात है। तो इट्स नॉट अबाउट कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, इट इज नॉट अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये तो बहुत सुपरफ्लस गुफ्तगू है। गुफ्तगू ये है हाउ टू गेट देयर, हु हैज द प्लान विच इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्लान which will redistribute power and values and culture between institutions and improve the social contract between state and society. Excellent. That is the question. ये बड़ा वैलिड पॉइंट है अली साहब के। वजह साहब आपके पास 2 मिनट हैं इसी क्वेश्चन और इन तनाजुर में। जरा खालिद भाई, आपने बात शुरू की थी माइनस वाले मामले से। मैं दोबारा करूंगा कि माइनस जो है वो कोई हकीकत नहीं है। हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि तसलसल जहां पाया जाता है वो अवाम को उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने अवाम से वादा किया है क्या, हमारा दस्तूर क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना अवाम के, और हमने अमानत दी है रिट ऑफ स्टेट की जो है ना रियासत को, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने मुफाद के लिए। तो अगर कोई मुसलसल हमसे उससे महरूम करता है, छीनता है, और ये जो माइनस वाली बात आपने की थी उसके नतीजे में क्या होता है, आज मुस्लिम लीग नवाज वो नहीं है जो हो सकती थी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसे बने हुए, अगर मैं गलती नहीं करता तो कायम हुए 56 बरस गुजर चुके हैं। नेशनल आज भी एसेट है, आज भी एसेट है अगर पाकिस्तान के लोग उसको उस जमात को वोट देते हैं। लेकिन हम सियासी फसल को उगने नहीं देते। हम 56 साल के लियाकत अली को कत्ल करते हैं, हम 52 साल के भुट्टो को कत्ल करते हैं, हम 54 साल की बेनजीर को कत्ल करते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारा सियासी इर्तिका जो है वो उस रफ्तार से नहीं हो रहा। ये गलत बात है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लोग जो है दे डिजर्व a better line of action, and of course it is a very political question और इसको within the given realities ही तस्लीम किया जा सकता है। लेकिन given reality जो है वो 3 साल या 6 साल के बाद चली जाती है, गायब हो जाती है, ना उसका कोई वर्षा होता है। मोहम्मद अली जिन्ना आज भी पाकिस्तान में मौजूद है, भुट्टो का वर्षा आज भी मौजूद है, नवाज शरीफ का कैपिटल आज भी मौजूद है, और इस वक्त भी मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब का जो भी है पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो मौजूद है। उसको राइट देना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून है। बहुत शुक्रिया वजाहत मसूद साहब आपका भी, सैयद मोहम्मद अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बातचीत कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर माइनस की सियासत कब तक चलती रहेगी। यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अब पाकिस्तान के अंदर पोलियो एक बार फिर सर उठा रहा है। इतनी कोशिशें करने के बावजूद अफ्रीका जैसे ममालिक जो हैं वो पोलियो फ्री हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं हो पा रहा, इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत हम करेंगे कुछ सेहत आमा के हवाले से। और पाकिस्तान अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद पोलियो को मुल्क से ख़त्म नहीं कर सका। रवां साल 6ठा केस सामने आया है डिस्ट्रिक्ट औरंगज़ेब के अंदर। 9 माह की बच्ची जो है
वो पोलियो का मर्ज़ का शिकार हुई हैं। इसके अलावा 20 रिसेंटली मुख्तलिफ शहरों से कुछ सैंपल्स ऐसे सामने आए जिनके अंदर जो है वो पोलियो वायरस जो है वो पाया जा रहा है, जबकि इस साल बताया जा रहा है कि 70 से ज़्यादा सैंपल्स ऐसे मिले हैं पाकिस्तान से। इतनी कोशिशों के बावजूद हम क्यों नहीं अभी तक इसको ख़त्म कर पा सके? हुकूमत की कोशिशें अपनी जगह पर हैं, आलमी इदारे भी पाकिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ पर कमी रह गई है? अवेयरनेस की, एजुकेशन की, या हमारी कुछ ज़ाती सोशल जिम्मेदारियाँ भी हैं, वहाँ पर कुछ कमी रह गई है? तो ये मामला है जिन पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर शहजाद बेग साहब जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान का जो कौमी प्रोग्राम है पोलियो के हवाले से, वो हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी सवाल यही है कि हमने एफ़र्ट हम बहुत देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं, मुसलसल देख रहे हैं कि एफ़र्ट्स होती हैं, हुकूमती सतह पर भी हैं, सूबाई हुकूमतें भी कर रही हैं, लेकिन हम इस पर काबू पा नहीं रहे। इसकी बुनियादी रीज़न्स आपकी नज़र में क्या हैं? जी देखें, पोलियो के ख़त्मे के हवाले से जहाँ तक हुकूमत का तल्लक है, हम तमाम कोशिशें बरोएकार ला रहे हैं, लेकिन इसमें माशरे का और बिलखुसूस वालिदैन का किरदार बड़ा अहम है। ये बहुत अहम है कि वो जो मिसकंसेप्शंस और अफवाहें हैं उन पे कान ना धरें और अपने बच्चों को हर राउंड में कतरे ज़रूर पिलाएं। अगर तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर पोलियो का ये छठा केस हुआ है, तो ये हमें इस बात का एक रिमाइंडर है हमारे लिए, जो हम शुरू से बात कहते रहे हैं कि जब तक पोलियो का वायरस का मुकम्मल खात्मा नहीं होगा, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी बच्चे पोलियो की बीमारी के खतरे पर रहेंगे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ हुकूमत तमाम कोशिशें कर रही है, वालिदैन भी अपने बच्चों को कतरे ज़रूर पिलाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ ये भी है कि ये मर्ज़ फैलता कि ये पैदा क्यों होता है? कि हम जब अवेयरनेस की बात करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, वालिदैन की जिम्मेदारी की, एक तरफ तो ठीक है कि आप पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, लेकिन जो वायरस का मुख्तलिफ शहरों के अंदर से निकलना, इसमें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं कुछ उनकी भी जिम्मेदारियाँ होंगी, कुछ म्यूनसिपैलिटीज़ जैसे होती हैं उनकी भी, तो उस हवाले से भी कुछ बताइएगा ज़रा। जी, मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन के लिए और आप लोगों मीडिया के लिए भी जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन मैं ये वाज़ेह कर दूं कि हम पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 180 जगह से सीवरेज के सैंपल लेते हैं और महीने में 2 दफ़ा लेते हैं। यानी कि अगर 300 से ज़्यादा सैंपल हम हर महीने पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट जगह से लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि इस इलाके में पोलियो का वायरस मौजूद नहीं है। तो अभी तक अगर हमने तकरीबन 4000 से ज़्यादा जगहों से सैंपल इकट्ठे किए हैं, तो उनमें से 84 जगहों पे पोलियो का वायरस पाया गया है। अब हमारी 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो वो पोलियो का वायरस जो पाकिस्तान में मौजूद था और जिसको हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अब सिर्फ़ और सिर्फ बन्नू डिवीज़न में जो 3 अज़ला हैं, बन्नू, नॉर्थ वज़ीरिस्तान और साउथ वज़ीरिस्तान, वहाँ उसके नमूनों में पाया जा रहा है। उसके वो सिर्फ 6 पॉजिटिव सैंपल्स हुए हैं। बाकी जो 78 पॉजिटिव सैंपल है वो अनफॉर्चुनेटली इज़ द इम्पोर्टेशन फ्रॉम अफगानिस्तान। सो अब हमारे लिए जो खतरा है वो डबल है। एक, हमने उस वायरस से लड़ना है जो कि पाकिस्तान का था और जो सिर्फ और सिर्फ अब महदूद होकर रह गया है चंद अज़ला में, और इसके अलावा पॉपुलेशन मूवमेंट की वजह से वो वायरस जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मसलसल पिछले 3 महीने से पाया जा रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी बच्चे जो है वो खतरे की जद में हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अगले 3-4 माह तमाम कैंपेन्स में कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पीने से ना रह जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एक ख़बर मेरी नज़र से गुजरी थी, इसमें सिंध, कराची जो है, कराची ईस्ट, कराची केमाड़ी, कराची सेंट्रल, कराची साउथ, इन सब के अंदर वहाँ भी वायरस की है। हैदराबाद, जाम शोरो, चमन, कोयटा, पशीन, ये एरिया जो है, चमन, कोयटा, पशीन तो समझ में आता है बॉर्डर एरिया और ये अफ़गानिस्तान की नकलो हरकत है। क्या कराची, हैदराबाद, जाम शोरो जो है कि वो भी आप ये अफ़गान ओरिजिन वायरस देख रहे हैं या वहाँ पर कोई डिफरेंट चीज़ है? जी देखें, कराची इज़ द हब ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़। कराची इज़ द हब जो जहाँ से भी कोई जो चलता है वो एट द एंड एंड्स अप लिविंग इन कराची।
जो वायरस कराची में मौजूद पाया जा रहा है उसके जो लिंक्स हैं वो नंगरहार और कंधार के साथ मिलते हैं। इसी तरह जो पेशावर में वायरस पाया जा रहा है उसके भी जो लिंक्स है वो कंधार और नंगरहार वायरस से जाके मिलते हैं। लेकिन देखें, वायरस जो है, कोरोना ने भी हमें बता दिया था कि वायरस हैज नो बॉर्डर्स। हम इसमें किसी और कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते। वायरस अगर दुनिया में मौजूद है तो वो दुनिया के किसी मुल्क में भी जा सकता है। आज पाकिस्तान से ये वायरस किसी और दूसरे मुल्क में भी जा सकता है। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखें ताकि वो वायरस जो कि माहौलियाती नमूनों में तो पाया जा रहा है जिसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन वो माहौलियाती नमूनों में पाए जाने से हमें बता देता है कि यहाँ के बच्चे आर मोर एट रिस्क। लिहाजा वहाँ जब हम फौरी तौर पे पोलियो की कैंपेन करते हैं तो हम आवाम के लिए, वालिदैन के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने बच्चों को वहाँ पे पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। अच्छा, पोलियो के कतरों के साथ डॉक्टर साहब कोई लाइफस्टाइल के अंदर भी ख़ास आप रिकमेंड करेंगे कि हमें वालिदैन को, बच्चों को, घर के माहौल को किस तरह से रखा जाए ताकि इस मर्ज से बचा जा सके? जी, सफाई निस्फ ईमान है। ये सारे पोलियो का जो वायरस है ये गंदगी की वजह से ओरोफिकल रोट, जब हमारा पानी जो है वो सीवरेज का पानी और पीने का पानी मिल जाए आपस में तो उसकी वजह से वायरस जो हमारे मुंह के जरिए एंटर होके और पखाने से खारिज होता है। लिहाजा अगर हम खाने पीने में सफाई का ख्याल रखें, पानी का खुसूसन, और हाथ हर वक्त धो के रखें तो कतरों से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अफ्रीका में 1996 के करीब गालबन कोई 70-80 हज़ार बच्चे जो हैं मुतासर हुए थे पोलियो के वायरस से, और फिर वहाँ पे बड़ी एक भरपूर, जैसे पाकिस्तान के अंदर रेगुलर कैंपेन्स होती हैं, वहाँ पर भी कैंपेन शुरू हुई थी। और फिर शायद उन्होंने मार्च 2018 के करीब कहीं उन्होंने पोलियो फ्री अफ्रीका को डिक्लेयर कर दिया था, और कोई 1.5 साल वहाँ पे कोई केस नहीं हुआ। उसके बाद फिर रिपोर्ट होना शुरू हुए वहाँ पे कुछ सैंपल्स ऐसे। तो हम क्या ये देखते हैं कि दुनिया के बाकी खितों के अंदर जो इसको काबू पाने के लिए, ख़त्म करने के लिए प्रैक्टिसेस की गई हैं, तो उनको भी हम क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ उनसे भी चीज़ें लेते हैं? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जस्ट उसमें मैं ये भी ऐड कर दूं कि पाकिस्तान में भी 1994 में पोलियो के तकरीबन एक साल में 20,000 से ज़ायद पोलियो के केसेस रिपोर्ट होते थे। वो अब कम हो क्या, इस साल सिर्फ 6 पोलियो के केसेस हैं। जो पोलियो के खात्मे का सफ़र है जो 1994 में शुरू हुआ था, उसमें हम 20,000 पोलियो केसेस पर ईयर से इस साल 6 केसेस पे आ गए हैं। बेशक हमने कामयाबी हासिल की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसका मुकम्मल खात्मा नहीं कर सके, और उसकी वजूहात जो बन्नू डिवीज़न है उसमें डिफरेंट है, और बाकी जो पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे आजकल जो वायरस आ रहा है वो अनफॉर्चुनेटली इम्पोर्टेशंस है, जिस पे हम इंशाल्लाह, हमें पूरा यकीन है कि अगले 2-3 महीने में अगर हम इस पे काबू पा लेंगे, अगर वालिदैन हमारे साथ ताउन करे तो। अच्छा, अब समझते हैं कि आखिरी चीज़ एक पूछना चाहूँगा कि आपके गवर्नमेंट हमेशा बड़ी टारगेट्स भी फिक्स करते हैं, उम्मीद भी होती है जी कि इस साल हम इसको कर लेंगे, तो आप ये समझते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है कि हम इसको ज़ीरो पे ला सकते हैं, या 1 साल या 2 साल हमें लगेंगे, या कितनी और कैंपेन्स के बाद हम इसको सक्सेसफुल हम बना सकते हैं? देखें, मैं किसी किस्म की भी डेडलाइन या मुद्दत मुकर्रर करना बहुत आसान है, और ये अगले 4 महीने में भी ज़ीरो हो सकता है अगर पाकिस्तान में हम 95% बच्चों को पोलियो के कतरे हर अगली 3 मुहिम में पहुंचा लें, पिला दें। लेकिन हम इसमें कामयाब नहीं होते। हम जो मेजर 90% इलाके हैं वहाँ तो कामयाब हो जाते हैं, मोर देन 95% बच्चों को कतरे पिलाने में, लेकिन कुछ इलाके ऐसे रह जाते हैं जहाँ पे पोलियो के बारे में आगाही कम है, मिसकंसेप्शन ज़्यादा है, मिसट्रस्ट ज़्यादा है। वहाँ पे हमें ख्वातीन पोलियो वर्कर नहीं मिलती। वहाँ पे अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ पॉपुलेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, और सिक्योरिटी के भी कुछ चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से हमें ये मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। डॉक्टर शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद भी करते हैं, दुआ गो भी हैं से तमाम अमराज का खात्मा हो सके। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे।
ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ इस्लामाबाद और साउथ पंजाब के अंदर बढ़ते हुए जराइम की शरह के हवाले से बड़ी तशवीशनाक हद तक खबरें सामने आ रही हैं, उनके ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत करेंगे हम पाकिस्तान में कुछ दो बड़ी अफसोसनाक खबरें सामने आई हैं। एक मुजफ्फरगढ़ ज़िले में उसका इलाका है जतोई का, वहाँ पर एक वडेरे ने अपने मुलाजिम पर तशद्दुद किया काम ना करने की बिना पर और उसका एक कान भी काट दिया, जबकि उसकी अहलिया को होस्टेज बनाया गया है। इसका एक नोटिस लिया गया है। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में सिर्फ एक ये तहसील जतोई का नहीं है, बल्कि आप जिस भी ज़िले में जाएं, जिस भी इलाके देहात में जाएं, वहाँ पे ऐसे बेशुमार वाक़यात आपको मिलेंगे। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ और प्रोसिक्यूशन और ये जो कल्चर है ये किस तरफ लेके जा रहा है माशरे को, एक ये मौजू होगा जिस पर हम बात करेंगे। और दूसरी ख़बर ये है कि इस्लामाबाद में कुछ एक दिहाई पहले जो है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, लेकिन 15 अरब रुपए के करीब खर्च करने के बावजूद और 2500 के करीब जो है कि वो CCTV कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं इस्लामाबाद में, लेकिन उसके बावजूद डकैती की शरह में इस साल जो अभी तक 10 महीने का डाटा सामने आया है उसमें कोई 20% उसमें इजाफा हुआ है। अगरचे चोरी की वारदातों में कुछ 25 से 30% तक कमी रिपोर्ट की जा रही है। स्नैचिंग के वाक़यात के अंदर भी इसी तरह से कुछ 3% कमी हुई है, लेकिन डकैती इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल में इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, ये एक दूसरा बड़ा सवाल होगा। इस प्रोग्राम के हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़मान मुग़ल साहब, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इस्लामाबाद के, और ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है और ख़ास तौर के ऊपर जो वफाकी दारुल हुकूमत में निज़ाम इंसाफ भी है और जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है और जो क्राइम है, इन इश्यूज़ को डील करते हैं। और इसके साथ साथ मुल्तान के ब्यूरो चीफ अख्तर शेख साहब जो साउथ पंजाब को सुपरवाइज़ कर रहे हैं, ये सारे मामला वो देखते हैं। मैं अख्तर साहब आपसे स्टार्ट लेता हूँ, फिर ज़मान मुग़ल साहब की तरफ भी आते हैं। ये मुजफ्फरगढ़ में इससे पहले भी बेशुमार ऐसे वाक़यात हमें रिपोर्ट हुए भी हैं, बहुत से इंटरनेशनल उसके अंदर रिपोर्ट हुए जिसमें मुख्तार माई का भी केस इसी इलाके का था। ये जो ताज़ा तरीन वाक़या है इसकी ज़रा कुछ डिटेल शेयर कीजिएगा, फिर ज़रा इसके पीछे मुहर्रकात, वजूहात और आगे हो क्या रहा है उस पर हम बात करते हैं ज़रा। जी खालिद साहब, जो पुलिस मुजफ्फरगढ़ पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसमें अब तक 4 जो मुल्जिम है इस FIR के जो जख्मी की तरफ से दर्ज कराई गई है वो गिरफ्तार किए गए। लेकिन अहम बात यह है कि जो मरकजी मुल्जिम है डहा खानदान का जो परवेज है उसको अभी तक जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया। इसमें एक और दिलचस्प बात ये सामने आई है कि मकामी पुलिस की उस जिम्मेदार के साथ मिली भगत या उसके साथ जो गठजोड़ है वो इस हवाले से भी देखा जा सकता है। उसकी बड़ी मिसाल है कि परवेज खुद डाकट लेके भी थाने पहुंचा था कि भी उसको भी मारा पीटा गया और वो क्रॉस वर्शन कराने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने फिर भी उसको अरेस्ट नहीं किया। अच्छा, ये इस किस्म की इतलात भी हैं कि दबाव भी डाला जा रहा है सुलह के लिए। अमूमन ये हम देखते हैं सिर्फ पंजाब में नहीं, बाकी सूबों के अंदर भी और ख़ास तौर पर शहरों में भी, बड़े और पसमानदा इलाकों में, दूर दराज अजला के अंदर भी, कि पहले जुल्म होता है और फिर मजबूर भी किया जाता है कि अच्छा पैसे ले लें, सुलह कर लें, या फिर धमकाया भी जाता है कि जनाब आप केस नहीं लेंगे तो उल्टा जैसे आप बता रहे हैं कि क्रॉस पर्चा कराने की कोशिश की जा रही है। तो ये इसमें भी इस किस्म की बात इतलात भी हैं कि शायद उनको दबाव भी डाला जा रहा है कि सुलह की जाए। जी बिल्कुल, ये दबाव हर उस शख्स पर डाला जाता है जो अपनी रोजगार गुर्बत इनसे तंग होता है, तो ये तो एक मामूल की बात है। इसके साथ साथ यहाँ कुछ और भी जो उनसर है वो कारफरमा होते हैं जिसपे खास तौर पर जो मकामी सियासत है वो इस पे बड़ा जो है वो इस पे असर रखती है। अब इस हवाले से जो डाहा साहब के जो फैमिली के जो लोग इस मामले में मुलव्वस बताए गए हैं उनको मुजफ्फरगढ़ की एक सियासी शख्सियत
बुखारी ग्रुप उसे कहते हैं, तो उसकी हिमायत हासिल है। जबकि जो नौजवान जिसका प्रवेश का कान काटा गया वो जिसके यहाँ मुलाजमत करता है वो उनके दूसरे सियासी ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो ये मामला भी इसमें एक तरह से मौजूद है और ये अंसर भी ये मौजूद है इस हवाले से। चलो आपको दोबारा वापस आते हैं। ज़मान मुग़ल साहब, इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है जहाँ पे वफाकी हुकूमत है, तमाम वजारतें हैं, तमाम इदारतें हैं। इस्लामाबाद पुलिस को बड़ा वेल इक्विप्ड और बड़ी प्रोफेशनल पुलिस भी समझा जाता है। और फिर जो 2016 में गालिबन ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, चौधरी निसार अली खान साहब वज़ीर दाखिला थे, और फिर उस वक्त प्रोग्राम ये था कि 1900 के करीब शायद कैमरे नस्ब होंगे, अब ये 2500 हो चुके हैं। लेकिन जराइम की शरह जो है कि वो कुछ हौसला अफजा तरीके पे काबू नहीं हो पा रही। ये इसकी बुनियादी रीजंस आपकी नज़र में क्या है कि इस्लामाबाद में हो क्या रहा है? थैंक यू वेरी मच खालिद जमील साहब। मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती है हमारे पॉलिटिकल कल्चर की कि एक जमात बरसरे इक़्तिदार होती है तो उस वक्त जो अफसरान ज़ेर अताब होते हैं, जिनके ऊपर मुख्तलिफ एलिगेशंस होते हैं, उनकी इंक्वायरियाँ हो रही होती हैं और वो इंक्वायरीज़ जो हैं वो आखिरी मराहल पे पहुंची होती है और बज़ाहिर ये लग रहा होता है कि ये अफसरान डिसमिस हो जाएंगे। जैसे ही वो गवर्नमेंट ख़त्म होती है और दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वही अफसरान उनको चुन चुन कर लगाया जाता है ताकि उस जमात के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल किया जाए। और इस्लामाबाद में भी ऐसा ही हुआ कि पिछली गवर्नमेंट जैसे ही ख़त्म हुई उसके बाद उस वक्त जो अफसरान ज़ेर अताब थे उनको इस्लामाबाद में आला सीटों पर बिठाया गया और आला सीटों पर बिठाने के बाद उन्हें इस्तेमाल किया गया और एक जो सियासी जमात है उसको क्रश करने का उनको टास्क दिया गया, गिरफ्तारियाँ की गई। और जैसे आपने फरमाया कि ये जो फिगर्स हैं, फिगर्स के हवाले से पुलिस हर साल जब अदाद शुमार वजारत दाखिला को देती है या इंटीरियर की कोई कमेटी है या सेनेट की कोई कमेटी है उसको देती है, तो वहाँ पे अपना पुलिस का जो तशख़्ख़ुस है उसको बेहतर करने के लिए टेक्निकल लोग बैठे होते हैं। वो अदाद में थोड़ा सा जो अदाद शुमार है उनमें हेर फेर करते हैं और शो करते हैं कि इस साल जो है वो रेशो कम हो गई है। और यहाँ सिचुएशन ये है कि जो डकैती की वारदातें हैं तमाम तर कोशिशों के बावजूद उसमें कुछ हेरा फेरी नहीं की जा सकी है और वो कमो बेश 500 वारदातें जो है गुज़श्ता साल की निस्बत इन 11 महीनों में ऊपर जा चुकी है। अभी पिछले साल ये 1885 जो अभी डाटा सामने आया कुछ पार्लियामेंट में पेश किया गया था कमेटी में, और इस साल 2366 10 महीनों के अंदर जो है डकैती की वारदातें हो चुकी। 2300 इज टू मच। इस्लामाबाद जैसा शहर छोटा शहर है, बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इसके अंदर उसमें तारीख या बंद गलियां भी नहीं है कि जहां कहा जा सके कि लोग एक छत पे चढ़ते हैं और वहां से घूमते फिरते पूरा वॉल सिटी जिस तरह से होते हैं। यहाँ पे 2310 महीनों के अंदर डकैती की वारदातें इज टू मच। मैं खालिद जमील साहब आपको बताता चलूँ कि आप देखें, अगर इस फिगर्स को देखें तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो स्नैचिंग की वारदातें हैं उनमें कमी आई है। हालांकि अगर हकायक को देखा जाए तो इतनी भयानक सिचुएशन है स्नैचिंग की कि आप शाहराह दस्तूर पे देखें तो आए रोज़ यहाँ शाहराह दस्तूर के ऊपर जैसे ही कोई बंदा ब्लू एरिया से बाहर निकलता है, रोड की तरफ निकलता है, मोटरसाइकिल पे लोग आते हैं, उससे मोबाइल छीन लेंगे। सुपर है, जना सुपर है, जो पोश एरियाज हैं यहाँ पे छीने जाते हैं। आप एक्सप्रेस हाईवे को देख लें, वहाँ पे अल एलान स्नैचिंग होती है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं जहाँ पे स्नैचिंग नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के जो टेक्निकल लोग हैं उन्होंने कमाल महारत से उस फिगर को ऐसे पेश किया है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जो है वो फिगर कम है। बाकी फिगर भी इसी तरह तरतीब दिए जाते हैं। और अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो यहाँ इस्लामाबाद में जो पुलिस है इस वक्त जराइम को काबू करने में बुरी तरह नाकाम है। मैं ये बुरी तरह का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हकीकत पर मबनी फिगर को देखा जाए तो बड़ी भयानक सिचुएशन है। कोई ऐसा थाना नहीं है कि जिसकी हदूद में आए रोज़ दर्जनों वारदातें नहीं होती हैं, लेकिन जब फिगर मेंटेन किए जाते हैं तो पुलिस का तशख़्ख़ुस बेहतर करने की कोशिश की जाती है। और जैसे आपने सेफ सिटी की बात की तो सेफ सिटी से पहले पुलिस का ये शिकवा था कि हमारी तनख्वाहें कम हैं, उसके बाद पुलिस की तनख्वाहों को डबल किया गया ताकि रिश्वत सतानी का जो है खात्मा हो सके और पुलिस बेहतर अंदाज में तफ्तीश कर सके। तनख्वाहें डबल होने के बावजूद भी बेहतरी नहीं आ सकी थी। उसके बाद ये सेफ सिटी आया, फिर हम देखते हैं कि हर 6 महीने के बाद कोई मिनिस्टर आता है, प्राइम मिनिस्टर को पुलिस लाइन हेडक्वार्टर बुलाया जाता है, मरात भी ली जाती है, लेकिन जराइम को कंट्रोल करना जो है इस वक्त तक इस्लामाबाद पुलिस के बस की बात नजर नहीं आ रही है। चोरी की वारदातों में तो बड़ा पिछले साल जो है कि 10 महीने जो 2022 के बताए जा रहे हैं पहले कि 2166 और अभी जो है इस साल 1524, यहाँ तो 500-600 चोरी की वारदातें कम नजर आ रहा है। 28% जो सेनेट की कमेटी को दिया गया है।
जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि जब फिगर मेंटेन किए जाते हैं तो वहाँ पे बड़े कमाल महारत रखने वाले लोग बैठते हैं और फिगर्स को यूं मेंटेन किया जाता है। हमारे अच्छा, ये दुआ है। इसमें एक ये भी हो सकता है मुगल साहब कि ये वो चीज़ें हों जो FIR दर्ज हुई हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं ना। एक होता है रिपोर्टेड केस होते हैं, कुछ चीज़ें जो रिपोर्ट भी नहीं करते लोग, शायद थाने में जाने से डरते हैं कि अच्छा ये एक और नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो आप इस तफरीक को समझते हैं या समझते हैं कि जो रिपोर्टेड है उनके अंदर तो शायद नहीं किया जा सकता होगा? जो रिपोर्ट नहीं होती, अगर आप उस तरफ जाएं तो वो तो लामतनाही सिलसिला है, उसमें तो बहुत सारे फिगर्स आपको मिल जाएंगे। ये वो फिगर्स हैं जो रिपोर्ट होते हैं, लेकिन चूंकि हर इदारे ने अपना एक तशख़्ख़ुस भी कायम रखना होता है, अपना एक डेटर्स भी कायम रखना होता है, ताकि अवाम का जो एतमाद है हमारे ऊपर से ना उठ जाए और अवाम जो है वो खुद को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ना समझने लगे। इसलिए हर साल जो है फिगर्स को जो है वो संवार के पेश किया जाता है, और कोई भी साल आप ले लें तो कमो बेश इसी तरह के फिगर आपको नजर आएंगे जिसमें ये तासर दिया जाता है कि इस साल जो है वो बेहतरी आई है और जराइम जो है उसमें कमी आई है। लेकिन हकीकत को अगर देखें तो ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि जराइम हर साल जुर्म जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इतनी संगीन नोयत के जराइम होते हैं कि जब जहां दिल करता है किसी को डकैती के दौरान मार दिया जाता है। और इवन ये पिछले दिनों जो वाकया हुआ था I-11 में, वहाँ पे मियाँ बीवी जो है उनको मार दिया गया था, और उनका एक छोटा सा बच्चा था जो उनके दोनों बाप और माँ की लाश के ऊपर वो खेल रहा है, उस बेचारे को नहीं पता कि ये क्या हो गया है। और इस तरह की वारदातें जो है मज़ाहमत पे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, ये आम है। अख्तर साहब आपके पास आता हूँ मैं कि ये ज़मान मुगल साहब कह रहे हैं कि सियासत और तर्ज हुकूमत जो है कि वो दोनों चीज़ें, इस्लामाबाद के अंदर गुर्बत का इतना अंसर नहीं है ये कहा जा सके। जी हाँ, बेरोज़गारी की बात की जा सकती है, यहाँ लोग भी एजुकेटेड हैं, वेल मैनर्स आप कह सकते हैं, तमाम क्लास मौजूद है यहाँ पे। साउथ पंजाब हो या ये इलाके हैं, वहाँ पे पसमानदगी है, जहालत है, गुर्बत है, सारे अनासर हो सकते हैं, वहाँ पे वजूहात समझ में आती हैं जराइम की। लेकिन जब बड़े बासर लोग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या वहाँ पर भी कुछ सियासी एलिमेंट्स भी, जैसे कुछ इशारतन आपने कहा वो, और दूसरा जो है कि प्रोसिक्यूशन जो पुलिस है उसका किरदार आप कैसे देख रहे हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स की हम बड़ी बात सुनते रहे हैं, क्या पुलिस का किरदार जराइम की रोकथाम के हवाले से उतना मुअस्सर नहीं है या क्या होना चाहिए उस पर? जी खालिद साहब, बिल्कुल जो हमारी सियासत है ख़ास तौर पे साउथ पंजाब में, उसकी तो बुनियाद ही थाना और कचहरी है। उसके बगैर यहाँ का पॉलिटिशियन जो है ना वो वोट हासिल कर ही नहीं सकता। और इसी सोच के तहत जो यहाँ के जो जिम्मेदारों के डेरे आबाद होते हैं या डेरे कहलाते हैं, वो इसी वजह से कहलाते हैं कि यही मसाइल होते हैं जो वो जिसकी बुनियाद पे वो वोट मांग रहे होते हैं। अच्छा, बाकी हर सब बात करें ये जो पंजाब पुलिस है इसकी कैपेसिटी की और इसके बुनियादी काम की, तो काम तो बुनियादी इसका यही है कि ये पुलिस जो है ना वो जराइम को रोके और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। लेकिन जब पुलिस सियासी मामलात और सियासी शख्सियात के लिए इस्तेमाल होगी तो वो लोगों के लिए तो उस तरह काम नहीं कर पाएगी, ना कर सकती है, ना हमारी ये तारीख है पंजाब की, साउथ पंजाब की तारीख में हम पुलिस का किरदार सिर्फ इसी शक्ल में देख रहे हैं कि वो किसी न किसी सियासतदान के लिए वो काम करिए। बाकी आप कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इस हवाले से देखें तो यकीनी बात है जो हमारे थाने हैं और जो वहाँ नफरी दी जाती है और जिस तरह की भर्तियाँ हुई पड़ी हैं सियासी नौयत की, तो उसमें वो कैपेसिटी वाकई वो नज़र नहीं आती। आप हमारा जो तफ्तीशी है वो केसों को फाइनल करने के बजाय उनको निगरान करने में लगा हुआ है, और उसको जो एक तरह से उसको अफसरान की सपोर्ट भी इसीलिए हासिल होती है कि वो अपनी तैनातियां भी सियासी तौर पे करवाते हैं, और उनका मकसद भी यही होता है कि वो अपने किसी ना किसी जो उसका सरपरस्त है उसको वो खुश करने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं। चलो, बहुत शुक्रिया अख्तर शेख आपका। ज़मान मुगल साहब आपका भी बुनियादी चीज़ अमन अमान के हवाले से यही है कि इसमें एक तो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, तर्ज हुक्मरानी बेहतर होनी चाहिए, इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से फोकस किया जाए और फिर उनको आज़ादाना तौर के ऊपर काम करने दिया जाए, रेदर दैन कि इसके अंदर सियासत का अंसर गालिब आए और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए कानून नाफिज करने वाले इदारों को। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।